हिंदुकुश पर्वत। आगे जब पढ़ेंगे हम लोग ना वो क्या बोलते हैं काराकोरम। काराकोरम के दो एक्सटेंशन है, एक तो काराकोरम घूम गया इधर पामीर की छत बन गया है, और एक थोड़ा सा बढ़ गया है तो ये चला गया है कहाँ हिंदुकुश पर्वत। थोड़ा सा और भी बढ़ गया है तो इधर सुलेमान पर्वत है पाकिस्तान। ठीक, इधर बढ़ गया है तो कैलाश पर्वत। ठीक है, काराकोरम नहीं बढ़ा, काराकोरम लद्दाख और जास्कर आगे बढ़ी वो कैलाश पर्वत है। ठीक है, पढ़ा होगा ना ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, पढ़े होंगे सारे हिमालय, पढ़ाएंगे आपको जब टॉपिक आएगा पर्वत आएगा तो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो काराकोरम पता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट केटू। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारत में नहीं है, नेपाल में कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। याद रखिए, बहुत पूछा जाता है आया तो। ठीक है, तो ये पर्वत श्रेणी थी, इसका नाम था हिंदुकुश पर्वत। और एक हिंदुकुश पर्वत। अच्छा, एक शब्द सुना होगा दर्रा, सुना होगा, नाम सुने हो? दर्रा हमको गौरी के बारे में बता रहे हैं, गौरी कैसे एंटर मारा। ठीक है, दर्रा सुनो, दर्रा क्या होता है? दर्रा वो होता है जैसे बहुत बड़ा पहाड़ है और पहाड़ के बीच में आपको एक रास्ता दिख रही है, यानी दोनों तरफ पूरा पहाड़ था, जाने का उस पर कोई रास्ता नहीं था। जैसे दशरथ मांझी वाला आपने कहानी सुनी? दशरथ मांझी को जानते हैं, पहाड़ खोद डाला था उन्होंने, बीच से रास्ता बनाया था। तो देखा होगा जो लास्ट पिक्चर में सीन दिखा रहे थे, तो रास्ता दिख रहा था और दोनों तरफ पहाड़ है ना। तो उसी तरीके से दर्रे होते हैं, कहीं कहीं पे होते हैं, पहाड़ बीच बीच से कट जाते हैं और उनके बीच में निकलने भर का रास्ता रहता है, यानी सेना निकलने भर का। जैसे बहुत बड़ा पहाड़ था और बीच में एक जगह बिल्कुल प्लेन था और फिर पहाड़ था, नहीं समझे, और इनके बीच से सेना, गाड़ी, वाहन, मोटर वाहन, ट्रक सब निकल सकता था। यही जो हिस्सा होता है इसी को बोलते हैं क्या? दर्रा। ठीक, तो हिंदुकुश पर्वत के पास दो दर्रे बहुत फेमस है, एक दर्रा ये है और एक दर्रा ये है। एक का नाम है खैबर दर्रा, बहुत फेमस खैबर दर्रा। ठीक, और दूसरा का गोमल दर्रा। कौन सा दर्रा? गोमल दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। खैबर दर्रा और गोमल दर्रा। कौन सा दर्रा? खैबर दर्रा और गोमल दर्रा, बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों को याद रखिए, खैबर दर्रा और गोमल दर्रा। ठीक, तो यही दो रास्ते थे, ये सब जितने आक्रमणकारी थे सब यही के बीच से तो गोला लेके सीधे हाजिर हो जाते थे और पूछते चले जाते हिंदुस्तान। तो आपको बताएं, ये आए तो जब घुसे तो सबसे पहले पाकिस्तान मिला। पाकिस्तान में जैसे इन्होंने मुल्तान हो गया, लाहौर हो गया, यहाँ कब्जा करना धीरे धीरे शुरू किया। ठीक, अच्छा आपको एक चीज बताएं, अगर प्रश्न पूछा जाए मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले आक्रमण कब किया था तो बता दीजिएगा कब किया था? मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले आक्रमण कब किया था बताइए? कब किया होगा? कल। समझ में आ रहा है कब किया होगा? 1/27 तक तो इससे पहले गजनबी थे। 1075 में कब किया था? 1075 में ये सबसे पहले जो इसने आक्रमण किया था। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले आक्रमण इसने कब किया था? अखंड भारत की बात कर रहे हैं, भारत टूटा गया था। 1075 में सबसे पहली बार इसने आक्रमण किया, इसका नाम था क्या? गौरी मोहन। ठीक, जब इसने आक्रमण किया और आक्रमण किया तो आक्रमण करके इसमें कुछ जीता भी थोड़ा बहुत, मुल्तान जीता, लाहौर जीता, मतलब उत्तर पाकिस्तानी एरिया में इसने काफी हिस्से कवर किए। उसके बाद इसने फिर से एक बार अटैक किया और अटैक करके ये बढ़ रहा था, हिंदुस्तान के अंदर एंटर मारा था। अब ये हिंदुस्तान के अंदर पहले भी मार चुका था, लेकिन अभी नीचे के हिस्से में घुस रहा था, गुजरात वाले हिस्से में। गुजरात वाले हिस्से में घुस रहा था। गुजरात में एक शासक था जिसका नाम था भीम। क्या नाम था? भीम नाम, भीम सेकेंड। ठीक, तो पूछा जाता है कि ये अच्छा गौरी हारे भी कई बार, ऐसा नहीं है कि हारे नहीं, हमेशा जीतते हैं। कई बार हारा, कई बार जीता, कई बार हारा, लेकिन ये एंट्री मारता है। ठीक, ये भीम से हारा, भीम द्वितीय से हारा था। ये गुजरात में जब अटैक किया था तो हार गया था, हारने के बाद फिर वापस अपने देश लौट गया। ठीक, तो देश लौट गया तो चल ही रहा था। अच्छा एक चीज और बताएं, इसके बगल में है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। इसके बगल में क्या है? राजस्थान। राजस्थान में एक शासक थे, उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान,
या अभी मतलब आप समझते चलिए खाली, और जहाँ पर हम लिखवा रहे हैं उसको लिख भी लीजिएगा, कारण क्या है आपको आगे फायदा रहेगा, क्योंकि अभी इनके आगे जिक्र होंगे। पृथ्वीराज चौहान का भी जिक्र होगा आगे, बहुत सारे शासक जितने भी शासन है सबका जिक्र होगा, सारे युद्ध डिटेल में मैं बताऊंगा। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान राजस्थान में शासक थे उस समय। ठीक, इनको एक चीज का तो अंदेशा हो गया था कि ये गौरी नाम का एक जो है योद्धा जो है ये विदेश से आके धन दौलत जीत रहा है, काफी चीजों को जीत चुका है इलाकों को ये, और ये कहो अटैक करे तो हम ये श्योर नहीं थे कि हम पहले घबरा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि इधर बगल में मध्य प्रदेश में मालवा, महसूस कर लीजिए मैप में थोड़ा बड़ा हो गया मालवा, हालांकि राजस्थान इधर है, ठीक है, और यहाँ पर बीच में मालवा, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा महसूस कर लीजिएगा। पृथ्वीराज के बगल में क्या है, इधर मालवा, मध्य प्रदेश MP। मालवा के शासक थे जयचंद्र। कौन थे? जयचंद्र। याद रखना, इनके नाम हम इसलिए बता रहे हैं कि इनसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कराने हैं। ठीक, जब युद्ध आएगा तब, जब नंबर आएगा तब तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर भी आप थोड़ा सा जान लोगे, रिव्यू ले लोगे तो आगे पढ़ने में और आसानी हो जाएगी, और यहीं पर आपको क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। ठीक, तो बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान वाले पृथ्वीराज जो चौहान थे ये थोड़ा सा डाउट में थे, उनको लग रहा था कि कुछ न कुछ तो लोचा है, ये आ रहा है और अटैक कर सकता है, तो इन्होंने जयचंद्र को जोड़ लिया अपने, और जब इसने अटैक किया तो पृथ्वीराज प्लस जयचंद्र, ठीक, इन दोनों मिल गए और मिल के गौरी को क्या किए, हरा दिए, और जो हराए इस युद्ध को बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। यही बता तराइन का प्रथम युद्ध। इसमें गौरी कब हुआ था, कैसे हुआ था, जब इसका नंबर आएगा तब बताएंगे। अभी फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है तराइन का युद्ध, लेकिन अगर आप जानकारी में रखना चाहें तो लिख लीजिएगा 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी आपस में जुड़े, और जुड़ के इन्होंने गौरी को खदेड़ाया, गौरी गया भाग। ठीक, अब देखो जब गौरी अपने यहाँ देश में एक ही प्रॉब्लम थी हमेशा शुरू से, आज भी है और जीवन पर्यंत रहेगी, अपने यहाँ यूनिटी नहीं है। पता है, इसके पास कोई सेना वेना नहीं थी, कोई सेना वेना नहीं थी, बस ये खाली एक फौज बनाया था, ना कोई स्टेबिलिटी थी, ना कोई वो था, ना कोई था। सबसे ज्यादा मजबूत थे हम लोग, कहते हैं होम ग्राउंड ज्यादा, आपका इलाका आपके लिए ज्यादा शक्तिशाली होता है, बाहरी आप पर नहीं हमला, क्योंकि आप ही हम कहते हैं कि आप जहाँ रहते हो वहां पर कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए तो आपके लिए 10 लोग खड़े हो जाएंगे, उसके लिए कोई नहीं खड़ा होगा, समझ रहे, आपसे ज्यादा उस जगह को कोई नहीं जानता। ठीक, लेकिन ये सब कहते हैं कि आपस में एक दूसरे से कभी इनकी बनी नहीं। एक ही गुजरात में कहो 400 साम्राज्य हो, हिंदुस्तान में 50 साम्राज्य है, 50 अपने ही साम्राज्य में कितनी फूट है, आप ऐतिहासिक पिक्चरें देखते होंगे, क्या आपको लगता है कि वो राजे ही आपस में खुश रहेंगे, सब एक दूसरे का गला काटने में लगेंगे। ठीक, तो यही सब सिस्टम चल रहा था, इसी का। अच्छा, ये जानता था, इनके सैनिक भी जानते थे कि भाई साहब अगर हम दूसरे के यहाँ जा रहे हैं, अगर वहां लड़े नहीं तो मार दिए जाएंगे, मरना निश्चित है, तो वो सोचते थे हम काहे मरे, इन्हीं को मार दें। तो उनका मनोबल भी मजबूत था कि हम बाहर से जा रहे हैं लड़ाई करने, तो वो सीरियस रहते थे। इन लोगों में फूट ही इतनी होती थी कि दूसरे धीरे धीरे सेकेंड जब युद्ध हुआ तराइन का, तो पृथ्वीराज का साथ छोड़ दिया किसने, जयचंद्र, और ये मिल गया किसके साथ, गौरी के साथ। तो दूसरा जो युद्ध हुआ था उसमें कौन कौन था, गौरी और जयचंद्र, ये मिले, और ये 1192 एक साल बाद युद्ध हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का दूसरा। ये बहुत पूछा जाता है तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, या तो ये पूछता है, हजारों बार पेपरों में पूछा गया, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ, 1191, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ, 1192। ये पूछने का मतलब नहीं होगा, सीधे पूछेगा तराइन का पहला युद्ध किनके बीच में हुआ, तो वहां पर दिखाएगा पृथ्वीराज जयचंद्र, गौरी जयचंद्र, पृथ्वीराज और गौरी, ऐसे करके दिखाएगा, तब भी पकड़ लीजिएगा। दूसरा युद्ध किसके हुआ, गौरी और जयचंद्र के बीच। गौरी और जयचंद्र एक हुए थे, बीच में नहीं हुआ था, ये एक हुए थे, और हारा कौन था, पृथ्वीराज चौहान, पूरी तरीके से नष्ट हो गया। ठीक, खत्म हो गया, इनको बंदी बना लिया, इनका सब कुछ लूट लिया, उनको शासन करने लगे। ठीक, उसके बाद गौरी तो जानते थे आया ही था विदेश से, तो ये कहे किसी का सगा हो, कहेंगे जब तुम जयचंद्र तुम पृथ्वीराज का सगे नहीं हुए तो भरोसा करने लायक ये भी नहीं, इसको भी लूट लिया। इन्होंने क्या किया, एक युद्ध बहुत फेमस सुने होंगे, चंदावल, ये सब युद्ध पढ़ाऊंगा मैं, डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी क्यों रिव्यू बना रहा हूँ, भूमिका बना रहा हूँ कि आपका एक लगाव हो जाए, मतलब क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा आ जाए यार ये, और ये सब चीजें पेपर में डायरेक्ट पूछी, हम आपको एक तरीके से मिटवा दे रहे हैं, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट है ना गौरी का इसमें, तो गौरी पढ़ भी रहे
और प्रश्न अगर गौरी से बनेगा तो जरूरी थोड़ी नहीं बनेगा गौरी कब भारत आए और कब गौरी भारत में हारे, गौरी ने क्या किया, ये नहीं पूछेगा। ये पूछा जाएगा कि गौरी से क्या क्या फेमस चीजें होती है। फेमस ही चीज तो गौरी का स्टैंड था समझो पहला हिंदुस्तान में प्रवेश करने का, यही तो उसकी एंट्री के रास्ते थे, इसके लिए फेमस थे। तो चंदावर का युद्ध हुआ और चंदावर का युद्ध में ही विलुप्त कर दिया किसको, जयचंद्र को, किसने, गौरी ने, और एडी साम्राज्य किसने जीता। अभी भी इसका यहाँ रुकने का मन नहीं, अभी ये यहाँ से जाना चाहता है, इसको यहाँ रुकने का कोई देश नहीं था, कोई मन नहीं था, गंडोला जीत लिया था, अब ये वापस ले जाना चाहता है। लेकिन हुआ क्या कि हुआ ये कि इसके कुत्ते, इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि इतिहास कोई स्पष्ट नहीं, कई लोग कई किताबों में अपना अपना तरीके से, इसी बिटिया थी तो वो शायद हमको लगता है कि इनका एक अभी आगे हम लोग यहीं से सारे वंश शुरू हो गए, यहीं से। इसमें सबसे पहला वंश जो है आपका जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक, बहुत पूछा जाता है। तो इस गौरी के बाद ही अपने यहाँ सारे वंश स्टार्ट हुए, गुलाम वंश, ठीक। हम उसका अभी आपको मेथड दिखा दे रहे हैं, उससे आपको सारे वंश क्रम से याद रखेंगे। और उसी के बाद लास्ट में आपका बनाने आए और बस मुश्किल से 15 मिनट की क्लास और सुन लीजिए, है ना, उसका है क्योंकि आपका आने का भी इतनी दूर से आएंगे तो लाभी हो जाए। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपकी नहीं आ रहा, चलिए ठीक आ रहा है, अच्छी बात है। चंदावर का युद्ध की बात करें तो जयचंद्र हार गया यहाँ पर, ये भी काम खत्म हो गया, इनका भी काम पूरी तरीके से समाप्त, ठीक। अब गौरी यहाँ पर था, गौरी यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन जाने की भी वजह होनी चाहिए, जाना तो चाहता था लेकिन जा नहीं पाया। ये तो चला गया, जाने के बाद इसकी मृत्यु जल्दी हो गई, 3 साल तक मर गया था यहाँ से जाने के बाद, ज्यादा दिन नहीं जिया, ठीक। 10-30 में इसकी मौत हुई, ठीक। अब उसके बाद बात करें गौरी जब जा रहे थे यहाँ से, गौरी भाई साहब जब यहाँ से जा रहे थे तो इनका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, इनका एक गुलाम था, गुलाम वंश भी इसमें इसका नाम पड़ गया। अभी आगे वाला जो वंश है गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से शायद इनकी पुत्री जो है इनको पसंद करती गौरी, ठीक है। तो इसलिए अब चूंकि कुतुबुद्दीन गुलाम था, ठीक, बिटिया की शादी कर रहे थे, ठीक, तो कुछ ना कुछ तो देना था, तो ये बहुत सारा साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को दिए। गुलाम ना होता, राजा महाराजा होता तो देने की जरूरत ना पड़ती, ठीक। अब जैसे इनको दिए बस यहीं से शुरू हो गया क्या, गुलाम वंश। यही है पहला एक ट्रेडिशनल नामकरण वाला एक वंश, पीढ़ी शुरू। ऐसी गुलाम के बाद बहुत सारे वंश आते, ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक लिख लीजिएगा, ट्रिक इंपॉर्टेंट है, ट्रिक लिख लीजिएगा, इस वंशों की ट्रिक आपको दिखाने हैं, लिखिएगा, याद रखिए। गुलाब खिले तो सांस लो, याद रखिए, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है। देखिए लिख लीजिएगा नीचे, गुलाब यानी गुलाम वंश, कौन सा वंश, गुलाम वंश, ठीक। खिले, खिले मतलब खिलजी वंश, खिलजी वंश तो आपने सुना होगा ना, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, तो सारे वंश पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। ये हम आपको रिव्यू मरवा रहे थे, मतलब एक भूमिका बन जाए कि हमें कहाँ से पढ़ने जाने शुरू कर सकते थे गुलाम वंश से, तो हमें थोड़ा सा क्वेश्चन भी बनते हैं। खिलजी, फिर उसके बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश को बताएंगे, कहते हैं तुगलकी फरमान में जारी करो, बिल्कुल बेवकूफ टाइप का आदमी था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, बिल्कुल बुद्धि नहीं पूछते, अपनी सेना को ऐसे ही मार डाला, उल्टे सीधे पैसे ले लेता था रात बिरात और सवेरे उसको अप्लाई कर देते, रात में सो रहा, सवेरे उठा के चलो आज चलते हैं कश्मीर, तो कहो दिने दिन पैकिंग करा के सबको लेके चलते कश्मीर, ये नहीं देखता था कौन बीमार है कौन कैसे, कोई मतलब नहीं, अजीबो गरीब टाइप के फैसले थे, इसीलिए कहा गया था तुगलकी फरमान में जाता था, तुगलक भवन हो जाता, सही से रहो, है ना। तो तुगलक, उसके बाद सांस लो, सांस मतलब सैयद वंश, सैयद वंश, और सांस लो, लो के बाद लोधी वंश। तो ये क्रम होता है, याद रखिएगा, परीक्षा में हो सकता है क्रम आ जाए, इस सही क्रम को ढूंढिए, कौन सा सही क्रम है, तो याद रखिएगा, गुलाब खिले, गुलाब खिलेगा तभी सांस लीजिएगा, उसको अच्छी आएगी, गुलाब खिले तो सांस लो,
गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इनके संस्थापक अगर याद रखना चाहें तो वो जब हम पढ़ाएंगे तब भी याद आएगा, चाहेंगे तो यहाँ भी आप अगर पढ़ा होगा तो थोड़ा थोड़ा तो याद ही होगा। गुलाम के कौन थे? गुलाम तो जानते ही हो, कुतुबुद्दीन ऐबक खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी चाचा थे ना अलाउद्दीन खिलजी। की पिक्चर देखी होगी आपने, अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया था, चाकू ठोक दिया, आई थी ना पिक्चर, पद्मावती तो थी पद्मावती। उसमें याद करिए सुबह में पिक्चर स्टार्ट होती है तो वो लेके जाते हैं बहुत बड़ा सा, और उसके बाद आके वो होते हैं रात में जेवर लौट के मतलब राज्य लौट के आते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा अल्टर टाइप का आदमी था। और कहते हैं कि जिन नेताओं के पास थोड़े पागल टाइप के, होशियार टाइप के लोग होते हैं ना, वो बहुत आगे जाते हैं, वो आगे नहीं जा पाते, तो खत्म हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी जो अपने नीचे आदमी रखो तो थोड़ा पागल और अजीब टाइप का मत रखो, उनको मार के ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपने सुना होगा, इससे पहले जो वंश इतिहास में पढ़ोगे तो बहुत सारे वंश पढ़ते हैं हम लोग, फिर दहंता वंश, बृहदत्त वंश, सब मारी मार के तो बड़े अजातशत्रु को ले लो, चाहे अजातशत्रु अपने बच्चे से कह दिए थे कि भैया तुम हमको मारना नहीं, जब विवाह करने को उनको बता देना। बाकी तो शिशुनाग वंश जो सबने एक दूसरे को क्या किया, निपटा डाला, ठीक। इसीलिए इसका नाम भी दहंता वंश। तो उसी तरीके से गुलाम वंश में गुलाम साहब आ गए, खिलजी हो गए, तुगलक में मालूम ही होगा मोहम्मद बिन तुगलक, सैयद में आपको पता है खिज्र खां, ठीक है, और इसमें बहलोल लोधी, ठीक है। ये हम जब आपको डिटेल में बताएंगे तब भी आपको इनके राजाओं के बारे में बताएंगे, कब आए, किस कब तक शासन किया, सब बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम आपको सब सीक्वेंस बता दें कि राजाओं का क्रम है, मान लो परीक्षा में आ जाए तो बता दें। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से ही शुरुआत हुई किसकी, वंश की, गुलाम वंश की। और गुलाम वंश जैसे, अच्छा अगर प्रश्न आ जाए कि बताओ लोधी वंश का समापन किसने किया, क्योंकि तो लोधी वंश से ही अगला सेक्शन शुरू होगा हमारा। गुलाम वंश खत्म हुआ, सॉरी लोधी वंश खत्म होगा तभी तो हमारा मुगल साम्राज्य स्थापित होगा। मुगल बादशाह बाबर का नाम नहीं सुना आपने, सुना होगा। तो अगर प्रश्न आ जाए कि लोधी साम्राज्य का समापन या लोधी साम्राज्य को नस्तनाबूद खत्म किसने किया, तो क्या बताइएगा, लोधी वंश को किसने खत्म किया? तो सीधे याद रखिएगा, नोट डाल के लिखिएगा, लोधी वंश को खत्म करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था बाबर, बहुत बड़े शासक। बाबर को तो पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में, बाबर के बारे में बहुत अच्छी चीज़ है। बाबर भी जो है अफगानिस्तान से आए थे, ठीक है, अफगानिस्तान के रहने वाले थे, अफगानिस्तान में रहते थे, इधर ही है। अच्छा सब हिंदुस्तान ही कहा है, उधर कहीं नहीं चले गए, ऊपर इधर भी लड़ने जा सकते थे, हिंदुस्तान ही दिख रहा है। उधर की फौजें बहुत अपडेट थी, ये सब बहुत अपडेट और बहुत शक्तिशाली थे, इनसे जीत पाना आसान नहीं था इनके लिए, इसीलिए लोग इधर घुस रहे हैं, समझ गए। चलिए, और भारत जो है थोड़ा भूमि भी था, और यहाँ पर एकता नहीं थी, जहाँ यूनिटी नहीं होगी वहाँ तो अटैक होने ही होने, समझ। यूनिटी अगर अच्छी है तो चाहे जितने मुस्लिम आक्रमण कर, चाहे जो भी आक्रमण कर ले, चाहे जितने भी अंग्रेज आक्रमण कर ले, कोई तोड़ नहीं। इतनी बात समझ में आई। तो याद रखिएगा बाबर ने लोधी वंश को समाप्त किया था, और ये वो युद्ध है पानीपत का युद्ध, याद रखना पानीपत का युद्ध बहुत अच्छा लगा, 1526 लिख लो, 1526 में बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा था, ठीक है, हरियाणा में ये जगह है, पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। तो अगर कुछ लोधी वंश को समापन किसने किया था, बाबर, और यहीं से बाबर है, बाबर से सीधे मुगल वंश, सीधे दिल्ली सल्तनत, ये दिल्ली सल्तनत, वो मुगल, ये आपका इधर से सीधे सीधे जो दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश दिल्ली सल्तनत पे आधारित था, पूरा दिल्ली वंश आपका जो है युद्ध हुआ, दोनों का लास्ट युद्ध था, यहीं से ये वंश हटे, दिल्ली सल्तनत स्थापित हुई, बाबर आए, बाबर ने अपना सीधे 4 प्रसार किया, अपना साम्राज्य बढ़ाया। वो जब हम लोग खत्म कर लेंगे लोधी वंश, तब शुरू करेंगे बाबर के बारे में, ठीक। अभी बाबर ने, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। चलिए, जो हो गया आपका इम्पोर्टेंट चीज खत्म हो गया। अब बस एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मात्र 5 मिनट का कुतुबुद्दीन ऐबक का, उसके बाद फिर कल आप आएंगे और कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, सॉरी, गुलाम वंश सिस्टमेटिक शुरू करेंगे, ठीक। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से, इसको 5 मिनट और पढ़ लीजिए, ठीक है, क्लास और बन जाए 5 मिनट, इसको मिटा दें। अब हेडिंग डालिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ये गुलाम वंश हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा गुलाम वंश, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा और थोड़ा सा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान जाएंगे, फिर सीधी रहेगी आगे पढ़ेंगे, थोड़ा देख के भी आइएगा घर से। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक
अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, अगर प्रश्न में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश था, तो हमेशा बताइएगा सबसे पहला वाला वंश तुगलक वंश। ठीक, बहुत लंबा शासन इन्होंने किया था। ठीक है, काफी लंबा शासन था इनका। तो इसको हम लोग बताएंगे 1206 से लेके कुछ 1290 तक इनका शासन रहा। ठीक, कल जब हम इसको शुरू करेंगे गुलाम वंश को तो डिटेल में आपको हम बताएंगे। ठीक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये बहुत, क्योंकि देखिए ये मध्यम वर्ग का था, जिसने गरीबी अमीरी सब देखा, गरीबी भी देखी, असहायता भी देखी और दुख भी देखे, सब कुछ देखे। तो इसके अंदर समाज में डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट इसका हो चुका। तो इसकी इसी की डेवलपमेंट के आधार पर इसने कई अच्छे काम भी किए, जिसकी वजह से इसको काफी नाम दिए। गरीब दुखी लोगों के प्रति इसकी बहुत विशेष सहानुभूति होती थी, जिससे इसको एक नाम दिया गया हातिम। ठीक है, हातिम, इसका एक नाम था हातिम, इसको हातिम कहा जाता। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है हातिम। दूसरा, इसको कुरान का पूरा नॉलेज, पूरा कुरान जानता था और कहते हैं पूरा कुरान समझता था, इसलिए कुरान बख्श भी इसका नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? कुरान बख्श। ठीक, एक नाम इसका कुरान बख्श भी था। दूसरा, ये धन दौलत दान बहुत करता था, जैसे कोई भी आया उसको पैसे की जरूरत है तो लाखों रुपए दे देता था, इसलिए इसका नाम लाख बख्श भी रखा है, लाख बख्श देता है। ठीक है, लाख बख्श भी इसका नाम रखा है। ठीक है, ये सब इसके नाम है जो इन्होंने किया, उस आधार पर इसके नाम रखते चले गए। चलिए, समझ में आई कि बात? चलिए, एक क्वेश्चन इससे और बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके एक थोड़ी सी भूमिका बना रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में। ये तो इनसे नाम से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, कुरान बख्श किसे कहा जाता है, लाख बख्श किसे कहा जाता है, वहाँ पे विकल्प में यही होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, हातिम किसका नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे, गुरु का नाम था, गुरु का क्या नाम? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन हॉल में ये क्वेश्चन घूम कराया, कोई भरोसा नहीं अपनी परीक्षा में भी आया कोई दिक्कत। इनके गुरु का नाम था बख्तियार। बख्तियार, क्या नाम था इनका बताइए? तो जो इनके गुरु थे, इनकी याद में इन्होंने क्या बनवाया था? कुतुब मीनार। क्या बनाया था? कुतुब मीनार। तो देख लीजिएगा, कुतुब मीनार जो है उन्होंने अपने गुरु की याद में बनाया। कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, बख्तियार, बख्तियार इनके गुरु जी थे, बख्तियार। ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, बख्तियार। बख्तियार पूछा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का क्या नाम था? बख्तियार। जब पूछा जाएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में बनवाया तो बख्तियार। ठीक है, चलिए, बख्तियार इनके गुरु जी हो गए। ठीक, एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। अगला एक क्वेश्चन यहाँ से और जो परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है वो है आपका कि इनका एक सेनापति था। ठीक है, उसका नाम भी बख्तियार है। तो बख्तियार था, लेकिन उनके आगे खिलजी लगा हुआ है। तो इसके जो सेनापति का नाम था ये गुरु, देखिए गुरु। ठीक, और इसका सेनापति, इसका नाम था बख्तियार खिलजी। इसका नाम था बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी ने एक कांड किया था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को फूंक दिया। विश्वविद्यालय को जला दिया। ठीक है, ये पटना में है, बिहार पटना। इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? पटना में। ठीक है, बिहार। ठीक, तक्षशिला कहाँ है? तक्षशिला पाकिस्तान चलिए। ठीक है, तक्षशिला यहाँ नहीं है, चला गया पाकिस्तान। चलिए, तो ये आपको समझ में आया कि बात? ठीक है, बख्तियार खिलजी जो है इनके सेनापति थे। कल डिटेल में इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश में पूरा विस्तार, कब आया, कैसे इसका क्या क्या काम किए, कौन बख्तियार खिलजी की बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय उन्होंने बताया, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, और अगर एक और क्वेश्चन बने तो उसका शॉर्ट क्वेश्चन एक और बनता है कि अच्छा सुनिए,
कभी एक क्वेश्चन बहुत पूछा था कि इन सभी वंशों में वो कौन सा ऐसा वंश था जिसके शासक की मृत्यु जो है वो युद्ध के मैदान में हुई। एक ही है वो लोधी वंश, बाकी सारे जो है अपने आप मर गए। ये भाई साहब पोलो के गौरव की इसको इनकी भाषा में चौगाना बोलते हैं। चौगाना एक खेल होता है, स्टार बना के लिखते हैं। चौगाना एक खेल होता है। पोलो मतलब घोड़ा पे चलो और फुटबॉल बॉल जैसा रहता है, डंडा लेके चला जाता है, उससे मार के अंदर करना होता है, गोल करना होता है। ठीक है, हॉकी होता है, बस घोड़े पे कूद के लोग खेलते हैं। चौगाना जिसको पोलो भी कहते हैं। ये इसी को आपने देखा होगा, टीवी दिखाते हैं कि पैदल भी गाड़ी पे बैठ के जाते हैं, पैदल खड़े होते हैं, हम मारते हैं, पोलो की गेंद गिरती है, गड्ढे में नहीं करना होता है। मतलब कई तरीके के नाम है इसके, खेल थोड़े सेम टू सेम होते हैं और थोड़ा इसको चौगाना बोलते हैं। तो इसकी मृत्यु जो है चौगाना खेल खेलते समय हुई थी। एकदम से घोड़े से गिर गया और गिरने को ऐसा गिरा कि घोड़े भी राजा महाराजा कुंचल भर के होते थे, ऐसा गिरा कि इसका सर नीचे गिरा, तो जैसे सर गिरा आगे की ओर गिरा तो उसका जो घोड़ा था वो आगे की ओर ही भागा, तो वो गर्दन घोड़े की सीधे गर्दन पड़ गई, तो वो वहीं से ब्लॉकेज हो गया। और ये है आपका शॉर्ट हिस्ट्री। ठीक है, क्या कहा जाता है, क्या कहता है, अब कल हम जो है इनको डिटेल में बुलाऊंगा उसमें। आज इतना ही रखते हैं। कुछ पल्ले पड़ा उनको सबको याद कर लीजिएगा, ये सब परीक्षा में डायरेक्ट पूछेगा। हाँ, कल वही सुबह मॉर्निंग वही 7:30 से 7:30 से आइएगा, सारी क्लास है आपकी।